नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वंडरफुल इवनिंग ऑफ आवर लाइव शो, जिसमें हम लाइव आकर खबरों का विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है फेसबुक पे, उसी तरह का सपोर्ट हम आपसे यूट्यूब के लिए भी मांगते हैं कि आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा आज आने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि एक डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज आपको खबरों का विश्लेषण थोड़ा देर से दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको खबरों का विश्लेषण देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। जो भी खबरें होती है, जो लगातार सुर्खियाँ बटोरती है, उसको हम एक संक्षेप में एक विश्लेषण पूर्ण जानकारी बिना म्यूजिक बजाए कहानी के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आप लोग YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना अच्छा रिस्पांस फेसबुक पे आपने दिया है, उतना ही अच्छा रिस्पांस आप YouTube पे दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भीमा कोरेगांव मामले में स्टैन स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि स्टैन स्वामी जो अपने NGO की आड़ में इस तरह से दंगे करवा रहे थे, और स्टैन स्वामी के सहयोगी से ही ये खबर मिली है कि जो स्टैन स्वामी है वो NIA की चपेट में आ गए हैं। अब उनकी पूरी जानकारी होगी। स्टैन स्वामी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भीमा कोरेगांव मामला, जो पुणे का भीमा कोरेगांव मामला, उसकी बात है जिसमें दलितों के ऊपर अत्याचारों की बात सामने आ रही है। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो हमारे RSS के चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि हमारे देश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अमेरिका और ब्रिटेन और भी दूसरी जगह, जहां भी चीन, जहां पर भी मुसलमान है, उससे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मुसलमान सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारे यहाँ की राजनीति जो है धर्म पर आधारित नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग दंगे फैलाते हैं, जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कट्टरपंथी है। उनके खुद के जो है हित निहित होते हैं, इसीलिए वो इस तरह की हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। अगर उनके खुद के हित निहित नहीं होते तो हिंदू मुसलमान की बात वो लोग नहीं करते। हिंदू मुसलमान की बातों के लिए ही बातें कर कर ही लोग अपना हित पूरा करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ की राजनीति को और नेताओं को हिंदू मुसलमान के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता। और हमारे यहाँ पर राजनीतिज्ञ नेता जो है मुसलमान को सबसे ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं, और हमारे यहाँ पर हमारी सरकार जो है मुसलमान की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। मोहन भागवत का ऐसा मानना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। 15 अक्टूबर से जोजिला टनल का कार्य शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जोजिला दर्रा जो है, जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से कश्मीर में है, और उसमें जो है दुनिया का सबसे बड़ा दर्रा इसको माना जाता है, कम से कम एशिया का तो सबसे बड़ा दर्रा है जोजिला दर्रा। पर अब जोजिला टनल बनेगी, बहुत एडवेंचरस और एक्साइटिंग होगा। इस तरह से जो दर्रे का काम किया जा रहा है, बहुत एक्साइटेड काम होगा। उसके बाद में लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान की पार्टी LJP, उसने अपने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है बिहार इलेक्शन में। 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट चिराग पासवान ने जारी की। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान के पिताजी का निधन 2 दिन पहले ही हुआ है, रामविलास पासवान जी का, जो बहुत ही दुख की बात है, जो खेद की बात है। मोदी सरकार से एक मंत्री कम होने से जो है काफी हानि हुई है मोदी सरकार को। और चिराग पासवान जो है लगातार नीतीश के नेतृत्व को तो ठुकरा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, BJP की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और BJP के अपोजिशन में वो उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने उम्मीदवार JDU, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसकी कंपटीशन में अपने 42 उम्मीदवारों की, नीतीश कुमार के JDU के उम्मीदवारों के अपोजिशन में, प्रतिस्पर्धा में, उन्होंने अपने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है चिराग पासवान ने। और सीमा कुशवाहा, जो निर्भया के मामले में वकील थी, सीमा कुशवाहा, निर्भया का जो केस है, निर्भया जो रेप विक्टिम थी 2012 में, तब से जो निर्भया के रेप विक्टिम में जिन्होंने केस लड़ा था, उन्होंने बताया कि वो हाथरस की पीड़िता का केस जो है मुफ्त में लड़ेगी, वो बिना शुल्क के निःशुल्क केस लड़ेगी हाथरस की विक्टिम का। उन्होंने ये भी बताया, आरोपियों द्वारा जेल से चिट्ठी लिखे जाने पर उन्होंने ये बताया कि आरोपी कब से चिट्ठी लिखने लगे और आरोपियों को कब से चिट्ठी लिखने का अधिकार दिया गया। उन्होंने ये बताया किसी से जान पहचान होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जान ले ले। उन्होंने बताया कि जो अभियुक्त है, जो दोषी है, जो रेपिस्ट है, उससे पीड़िता के दोस्ती की बात उन्होंने सिरे से खारिज की। उन्होंने बताया कि एक गांव में जान पहचान हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पीड़िता का रेप कर दे या पीड़िता के जो है रेप करने की आजादी इन लोगों को नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि
आरोपियों को आरोपियों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और योगी सरकार क्यों लगातार मीटिंग कर रही है परिजनों से, अभियुक्तों के परिजनों से मीटिंग करने का नेताओं को कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने ये कहा है कि अगर रेप हुआ है तो पीड़िता को उसका अधिकार मिलना चाहिए, पीड़िता के अधिकार को, एक मृतक जो विक्टिम थी, रेप विक्टिम थी, उसके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले वो कोर्ट में शपथ पत्र दायर करेगी जिसमें बताएगी कि पीड़िता का इन रेपिस्ट से कोई लेना देना नहीं था, ना ही पीड़िता ने रात को बाजरे के खेत में इन लोगों को रेप करने के लिए बुलाया, जैसे कि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पीड़िता ने ही स्वयं, जैसे पहलवान जी कह रहे हैं कि खुद ही बाजरे के खेत में बुलाया होगा। और एक अभियुक्त जो है संदीप सिंह, उससे पीड़िता की 104 बार बातचीत हुई है मार्च 2019 से लेके अभी अक्टूबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक 104 बार बातचीत हुई है। मगर सीमा कुशवाहा जो एक निर्भया के मामले में काफी फेमस वकील रही है और काफी ज्यादा निर्भीक महिला वकील है, उन्होंने कहा है कि वो ये केस निःशुल्क लड़ने वाली है। खैर, बहुत खुशी की बात है, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। चुनाव का जो है चुनावी सभाएं शुरू कर दी है और भारी भरकम रैलियां निकाली जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा पिटाई की जा रही है और काफी ज्यादा विरोध, पुलिस द्वारा काफी ज्यादा अड़चने नजर में आ रही है बीजेपी को। बीजेपी ने इस अभियान को नवन्या चलो आंदोलन से जोड़ा है। उन्होंने बताया है कि ममता सरकार की जड़ों को वो पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकेंगी और ममता सरकार को जो है हरा कर दम लेगी, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का कहना है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा उनके नेताओं को, उनके कर्मचारियों को पीटा जा रहा है और काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा बीजेपी के नेताओं को। और इससे पहले दिलीप जी का भी, जो वहां के नेता है दिलीप सोनकर, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने भी बताया कि ममता जानबूझ के कोविड का नाटक करती है ताकि बीजेपी अपना प्रचार ना कर सके, अपनी सभाएं ना कर सके, इसलिए ममता ने कोविड का नाटक किया। ममता बनर्जी की बात करी, उन्होंने कहा कि ममता जबरदस्ती नाटक करती है और ये इस तरह की बातें करती है ताकि बीजेपी अपनी रैलियां ना कर पाए, बीजेपी जो है अपना चुनाव प्रचार प्रसार ना कर पाए, इसलिए ममता जो है लॉकडाउन लगाती है, सैटरडे संडे का लॉकडाउन लगाती है और फ्राइडे को मुसलमानों के वोट लेने के लिए फ्राइडे को लॉकडाउन नहीं लगाती है। इस तरह के इल्जाम ममता बनर्जी पे लगातार बीजेपी की तरफ से पलटवार और आक्रमण लगातार ममता बनर्जी पे बीजेपी सरकार का चल रहा है, जहां पे अमित शाह जी के भी पिछली बार बयान आए थे, मैंने आपको एक वीडियो उस पर बताया था। उसके बाद में लगातार इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है 1000 पंडितों को घर देकर और 1000 पंडितों की मदद करके हिंदुत्व का अपना परचम लहरा रही है, जो कि बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्ववादिता सिर्फ उनका चुनावी एजेंडा होना चाहिए। और ममता सरकार जो इस चुनावी एजेंडे में जो है बराबरी की टक्कर बीजेपी सरकार को दे रही है। जहां तक बात आ रही है, जहां तक हिंदुओं का वोट लेने की बात आ रही है, हिंदुओं की संवेदनाएं या हिंदुओं का हिंदुत्ववाद करके एक चुनाव लड़ने की बात आ रही है, उसमें भी ममता सरकार बीजेपी को, ममता बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, वो बराबरी की टक्कर बीजेपी सरकार को दे रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि माइक पॉम्पियो जो विदेशी मंत्री है यूएस के, माइक पॉम्पियो ने बताया है कि चाइना द्वारा भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण करना जो है एक बहुत बुरी बात है और चाइना ये बल के साथ में कर रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि लगातार चाइना द्वारा इस तरह का बल प्रयोग करके सीमाओं पर अतिक्रमण करने का मतलब ये है कि चाइना अब सीधी लैंग्वेज समझने वाला नहीं है। उसके अपने रॉबर्ट ओबेरॉयन जो वहां के विदेशी प्रवक्ता है, उन्होंने भी, और विदेशी प्रवक्ता और सलाहकार है, सरकार के सलाहकार रॉबर्ट ओबेरॉयन ने भी बताया है कि चीन को समझाने की भाषा अब चेंज करनी पड़ेगी और भारत पर इस तरह की चीन की जो दावेदारी चल रही है, जो आक्रमण चल रहा है, जो बल का प्रयोग चीन कर रहा है उत्तरी सीमा पर, जिस तरह से बल का प्रयोग चीन कर रहा है वो सरासर गलत है और इस तरह से किसी भी देश के साथ में करना चीन को शोभा नहीं देता। उन्होंने बताया है कि इस तरह से चीन जो है क्वाड देशों में शामिल जो देश है उन पे शामिल होने लायक नहीं। क्वाड देशों में शामिल देशों को संभलना पड़ेगा और क्वाड देशों में शामिल देशों को ये बात माननी पड़ेगी कि चीन जो है वो बलपूर्वक लोगों की सीमाओं पर अतिक्रमण करना चाह रहा है। उन्होंने टोक्यो की क्वाड सम्मेलन से लौटने के बाद में ये बात कही है। उन्होंने बताया है कि चीन कि इस तरह की दावेदारी को सिरे से ठुकराना चाहिए और चीन को उसी की भाषा में अब देशों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने चीन की भत्सना की एक तरह से कि चीन हमारी उत्तरी
इलाकों में और अब पूर्वी इलाकों में भी अपना कब्जा बना के बैठ गया है। जो मैंने आपको कल भी बताया था, गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पे कैसे चीन की जो सारी चीजें है वो खारिज कर दी। और हाथरस की जो सीबीआई की जांच है उसमें बताया जा रहा है कि हाथरस का जो पूरा मामला है वो योगी सरकार को बदनाम करने के लिए है। हाथरस का पूरा मामला जो है योगी सरकार को बदनाम करने के लिए है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से लगातार फंडिंग आ रही है ताकि उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाए जा सके हाथरस मामले में, और पाकिस्तान से और मिडिल ईस्ट से जो है ट्वीट्स आ रहे हैं इस मामले पर, और योगी सरकार की जो है बदनामी करने के लिए ऐसा पाकिस्तान से और मिडिल ईस्ट से जो है ट्वीट्स आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वहां से फंडिंग हुई है, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जिसमें भीम आर्मी और उनके नेता चंद्रशेखर आजाद का नाम आ रहा है कि इन लोगों को फंडिंग की गई है, और फंडिंग के साथ साथ जो है जबरदस्ती दंगे फैलाने की बात सामने आ रही है, और सरकार को और प्रशासन को जबरन बदनाम किया जा रहा है। ऐसे सीबीआई की जांच में मामले सामने हैं, जहां की दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने न्यूज 18 और जी न्यूज पे मानहानि का दावा ठोक दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि मेरे अकाउंट में 100 करोड़ तो दूर की बात है, चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के नेता है उन्होंने ये बताया है कि मेरे अकाउंट में 100 करोड़ तो दूर की बात है, अगर 1 लाख रुपए भी अगर मेरे अकाउंट में आ जाते हैं तो मैं राजनीति हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने यह भी बताया है कि मेरा खर्चा जो है समाज उठाता है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास हम लोगों ने ऐसे किसी तरह की फंडिंग से हम लोग सिरे से खारिज करते हैं, हमारा काम सिर्फ समाज की सेवा करना है जो हम कर रहे थे, और प्रशासन और पुलिस जो है वो सीएम के इशारों पे काम कर रही है, ऐसा अमीश देवगन के साथ इंटरव्यू में बताया। अमीश देवगन को बुरी तरह फटकार लगाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि मैं किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं किसी न्यूज संस्था के लिए काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा और मैं ऐसे झूठे काम गलत काम क्यों करूंगा। मैं किसी के प्रेशर में काम नहीं करता हूं, मैं समाज की भलाई के लिए काम करता हूं, उत्थान के लिए काम करता हूं। मेरी भीम आर्मी जो है वो समाज कल्याण के लिए काम करती, समाज ही हमारा खर्चा उठाता है। हम लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है, हम लालची नहीं है, हम अपनी जेबें भरकर काम नहीं करते हैं। और तो और 100 करोड़ की मानहानि का जो मुकदमा है वो ठोक दिया है न्यूज 18 पर और जी न्यूज पर चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि भीम आर्मी बहुजन समाज का गौरव है, भीम आर्मी का काम समाज को न्याय दिलाना है। इस तरह के पीएफआई द्वारा फंडिंग लेकर हंगामा फैलाना भीम आर्मी का काम कतई नहीं है। भीम आर्मी का काम पीड़िता की जान की सुरक्षा करना था, लेकिन प्रशासन ने एक ना मानी और उसको जो है एम्स हॉस्पिटल की बजाय, हाथरस की पीड़िता जो रेप विक्टिम है उसको एम्स की बजाय उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर हमारी भीम आर्मी ने लगातार ऑब्जेक्शन उठाया है, लगातार हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने हमारी एक ना मानी। उसने कहा कि प्रशासन, पुलिस और न्यूज एजेंसी, खासतौर पे उन्होंने न्यूज 18 और जी न्यूज की बात की है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो है लगातार जो है प्रशासन के कहने पे काम किया और हाथरस पीड़िता, उनके परिवार को लगातार बदनाम किया जा रहा है, चरित्र हनन किया जा रहा है। लगातार ये बताया जा रहा है कि हाथरस की पीड़िता का चरित्र ठीक नहीं था, उनकी मां ने, उनके भाई ने मिलकर उनको मारा है, उनके भाई के जबरन में क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने रखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता जो है वो उसका चरित्र गंदा था और पीड़िता को न्याय देने में भी खिंचातानी की जा रही है, और बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने के सरकार, नेता, पुलिस लगातार अभियुक्तों के या रेपिस्ट को कवर अप करने में लगी हुई है। ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने न्यूज 18 जो अमीश देवगन के साथ में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे किसी के प्रेशर में काम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि एडीजे भी वही कह रहा है जो सीएम ने उसको बोलने के लिए कहा है, और हाथरस मामले की आड़ में दंगा फैलाने की जो साजिश है उसके बारे में उन्होंने बोला कि दंगे तो प्रशासन ने फैलाए हैं, दंगे तो पुलिस वालों ने फैलाए हैं, और दंगा ही नहीं बल्कि परिवार को आतंकित भी किया जा रहा है, परिवार को परेशानी में रखा जा रहा है। परिवार को क्यों 3 दिनों तक घर के अंदर बंद करके रखा गया? आखिर प्रशासन और योगी सरकार क्या छुपाना चाह रही थी? आखिर योगी सरकार क्यों मीडिया को नहीं मिलने दे रही थी पीड़िता के परिवार से? आखिर योगी सरकार को पीड़िता के परिवार को नजरबंद रखने का क्या मोटिव था? पीड़िता के परिवार का मोबाइल
फोन क्यों सर्वेलेंस पर लगाया गया, इसके बारे में चंद्रशेखर आजाद जो बहुत ज्यादा भावी नेता है और निर्भीक नेता है, उन्होंने इस तरह की बातें कही है। एडवेंचरस उन्होंने एक तरह से काम किया है इस मामले में। उन्होंने बताया कि पीड़िता को न्याय दिलाने में उनकी भीम आर्मी और वो पूरी तरह से तत्पर है। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनकी भीम आर्मी और वो लगातार इस तरह के मोर्चे खोल रखेंगे। वो चाहे कोई भी सरकार हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है, और चाहे जो भी सरकार हो, पीड़िता को हक दिलाना उनकी आर्मी का काम है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के करौली में, जहां पर हाथरस में पीड़िता के शव को पुलिस ने अपने आप जला दिया, हाथरस में पीड़िता के परिवार को आतंकित किया गया, जहां पर पीड़िता के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया, पीड़िता के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है, पीड़िता के परिवार को लगातार बरगलाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, उनको अपने बयान बदलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर करौली में, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी जाके मुआवजा भी दे रही है। वहां पर पुजारी के शव को जलाया नहीं गया जब तक पुजारी के परिवार को मुआवजा देने के लिए बीजेपी की सरकार नहीं आ गई, केंद्र की सरकार नहीं आ गई। उसके बाद में पूरी हर डिमांड को माना गया। पुजारी के परिवार में से एक सदस्य को गवर्नमेंट नौकरी के लिए बोला गया, जमीनें भी उनके नाम कर दी गई। मतलब पुजारी के जमीन विवाद में जब उनको जिंदा जलाया गया तो बीजेपी सरकार वहां जाके खड़ी हो गई है, क्योंकि और पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रही है परिवार को, पुजारी के परिवार को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है बीजेपी सरकार, क्योंकि पीड़ित जो पुजारी है जिनको जिंदा जलाया गया, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। और अर्नब गोस्वामी तो ये भी बोल रहे हैं कि बंटी बबली यहाँ से गायब है, जबकि वो एक रेप का मामला नहीं है, वो एक जमीनी अतिक्रमण का मामला है, वो एक रेप का मामला नहीं है, वो एक सिविल मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर मीणा समाज और पुजारी के बीच में आपस में कहा सुनी होगी, खिंचातनी बहुत सालों से चल रही थी, और अंततः पुजारी को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डाल के। वो एक जमीनी मुकदमा था, जहां पर पुजारी ने जमीन में अपना कार्य शुरू कर दिया और उसको उनके जो जमीन पे फूल पौधे लगाने का और खेती करने का जो काम था, गांव वालों ने जमीन दे दी, मगर मीणा समाज जो है पुजारी के फेवर में नहीं था और पुजारी को जिंदा जला दिया गया। तो दोनों ही मामलों में काफी ज्यादा एक डिफरेंस समझ में आ रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, डिफरेंस ऑफ कंडक्ट, डिफरेंस ऑफ बिहेवियर एक देखने में आ रहा है केंद्र सरकार द्वारा, जहां पर हाथरस में दुनिया भर की तमाम बातें बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो है लगातार हाथरस जो करौली के परिवार की हर डिमांड को माना जा रहा है, जहां पर हाथरस पीड़िता की एक भी बात मानी नहीं गई। हालांकि वो विक्टिम थी, रेप विक्टिम थी, फिर भी उसकी मां ने एम्बुलेंस पे बहुत सिर पटका एम्बुलेंस पे, बहुत ज्यादा गुहार लगाई, बहुत ज्यादा प्रशासन पुलिस से गुहार लगाई कि उनकी बेटी का शव उनको दे दिया जाए, ताकि वो अपनी बेटी के शव को अपने हिसाब से दाह संस्कार कर सके, उचित सामग्री दाह संस्कार की बुलाई जा सके, मगर पुलिस और प्रशासन ने एक ना मानी। तो दोनों ही मामले में अलग अलग तरह के रवैये जो है केंद्र सरकार के नजर आ रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने यहाँ पर रेप विक्टिम की बात नहीं सुनती है, जबकि दूसरे राज्यों में अगर रेप होते हैं तो कांग्रेस जो है खड़ी हो जाती है, वहां पर विजिट करने चली जाती है, मगर कांग्रेस का कोई भी नेता यहाँ पर विजिट करने नहीं गया है पुजारी के घर पे। ऐसी बातें काफी सारी कही सुनी बातें सामने आ रही। खैर, सियासत तो होती ही है इन सब मामलों में, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि मोदी जी के लिए एयर इंडिया 8,400 करोड़ का प्लेन जो है मंगवाया गया, जो 1 अक्टूबर को हमारे देश में लैंड हुआ है। मोदी जी जो है ट्रम्प साहब की तरह, जैसे उनके पास में खुद का अपना इतना हाई क्लास प्लेन है, वैसे ही हाई क्लास प्लेन मोदी जी के लिए 5 सितारा प्लेन का आयोजन किया गया, जिस पर राहुल गांधी ने कल एक वीडियो जारी किया। राहुल गांधी ने बताया है कि किस तरह से जो सैनिक हमारी जिंदगी की रक्षा करते हैं, जो सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन सैनिकों के बिना बुलेट प्रूफ ट्रकों में बैठाकर उनको भेजा जा रहा है। और मोदी जी द्वारा इतना हाई क्लास 5 स्टार प्लेन मंगवाया गया है, तो ऐसा पक्षपात क्यों? आखिर जनता के पैसे से जब 8,400 करोड़ का इतना हाई क्लास
प्लेन मंगवाया जा सकता है। और जिस तरह से मोदी जी दूसरे राष्ट्रपतियों की बराबरी कर रहे हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों की बराबरी कर रहे हैं, अपना ग्लैमर एक तरह से दिखा रहे हैं, तो फिर क्यों ना सैनिक जो हमारी जान की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं, उनकी सुविधा में, उनकी सुरक्षा में इतनी कंजूसी क्यों? राहुल गांधी का ये कहना है कि क्या मोदी जी बहुत स्पेशल है, उन जवानों से भी स्पेशल है, उनका पद क्या उन जवानों से भी स्पेशल है जो जवान सीमा पर हमारे सुरक्षा करते हैं, हमारे परिवार की सुरक्षा करते हैं, हमारी जिंदगी की सुरक्षा करते हैं, हमारी देश की सुरक्षा करते हैं। इस तरह का बयान जो है राहुल गांधी जी ने कल ट्विटर पे, जिसमें सैनिक को टप्परे को, जो टीन टप्पर है ट्रक का, वो ठोक कर बता रही कि देखो ये कैसे हमें किस तरह के ट्रक में भेजा जा रहा है। हालांकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, लेकिन गोली किसी भी समय उनका सिर फाड़ने के लिए, उनके हाथ पैरों से कभी भी किसी भी समय गोली निकलने के लिए तैयार बैठी रहती है। इस तरह से क्यों नहीं हमने नेताओं को क्यों नहीं ये समझ में आता है कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सैनिकों की सुरक्षा जो है हमारी जिंदगी की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे सैनिक अगर जिंदा रहेंगे तो हमारे देश की सुरक्षा होगी, और अगर हमारे देश की सुरक्षा होगी तभी हमारी जिंदगियों की सुरक्षा हो सकती है। तो राहुल गांधी ने एक करारा हमला कल दोबारा से मोदी जी के ऊपर किया है कि क्यों इतना ज्यादा पक्षपात हमारे सैनिकों के साथ किया जा रहा है, उनकी जान को इतना कमतर क्यों आंका जा रहा है, जबकि मोदी जी की जान को, जहां मोदी जी के पास में पहले से ही एक हाई क्लास प्लेन अवेलेबल था और बहुत सारे प्लेन उनके पास में 5 एयर इंडिया के प्लेन पहले से ही अवेलेबल है, दुनिया भर के राजहंस पता नहीं दुनिया भर के प्लेन उनके पास पहले ही अवेलेबल थे। तो मोदी जी के लिए 8,400 करोड़ पब्लिक का पैसा क्यों खर्चा किया गया, जबकि मोदी जी ऑलरेडी सुरक्षा के बीच में ही रहते हैं, पहले से ही सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी है मोदी जी की, जहां पर सैनिक जिनकी सुरक्षा का कोई पैरामीटर नहीं, जिनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले सकता, जिनकी सुरक्षा को हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, किसी भी समय गोली उनको आर पार कर सकती है, उनके आर पार जा सकती है, उनको क्यों बिना बुलेट प्रूफ ट्रक में बैठाकर रवाना किया गया, क्यों उनकी जान को इतना सस्ता समझा जाता है हमारे देश में, और क्यों सैनिकों की बजट्स को कम किया जाता है और मोदी जी के बजट को कम क्यों नहीं किया जाता है। इस तरह की बातें राहुल गांधी जी ने की है, जो एक मार्मिक बात है, जो दिल पे लगने वाली बात है, जो हम सब लोगों के दिल को छू जाती है कि सच में वो सैनिक कितने बहादुर होंगे जो अपने सिर पे कफन ओढ़कर जंग की मैदान में जा रहे हैं, जंग के मैदान में बड़ा कलेजा लेके जा रहे हैं, देश की सुरक्षा लेके जा रहे हैं, जंग के मैदान में मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं, और मरने से भी उनको परहेज नहीं है, लेकिन उनकी सुरक्षा से सरकार को जरूर परहेज है। खैर आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सरकार को बिहार इलेक्शंस में एक बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है अगर सुशांत सिंह का मामला इसी तरह से डिले होता रहा। कहा जाता है कि डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, अगर जस्टिस डिले होगा तो जस्टिस डिनाइड है, ऐसी पुरानी कहावत है। लेकिन सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई की चुप्पी जो है उनके फैंस को नाराज कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीबीआई कोई टेलीविजन चैनल नहीं है जिसकी प्रामाणिकता जो है हम लोग इस तरह से करें। सीबीआई अपने आप में एक प्रामाणिक संस्था है, लेकिन सीबीआई लेट क्यों कर रही है? हालांकि सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने अभी तक ये नहीं माना है कि सुसाइड हुआ है, वो इसी बेसिस पे उनकी जांच कर रही है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है या तो मर्डर है सुशांत सिंह का। लेकिन सीबीआई अभी कुछ भी कहने के लिए सीबीआई के पास प्रमाण नहीं है। लेकिन फैंस का जो एक फोर्स है, फैंस की जो नाराजगी है लगातार सुशांत सिंह के केस में सामने आ रही है, ये मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है, बिहार इलेक्शन तक पहुंच गया है। लेकिन सीबीआई किसी भी तरह का पर्दाफाश करने को तैयार नहीं है। सीबीआई को थोड़ा और समय लगेगा। जो फैंस को परेशान कर रही है लगातार, जो बात फैंस को उतावला कर रही है, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुधीर गुप्ता के बारे में चिट्ठी लिखकर कहा है कि सुधीर गुप्ता जो है एक डॉक्टर हैं, वो ये कैसा डिक्लेयर कर सकते हैं? सुधीर गुप्ता कोई वकील नहीं है, सुधीर गुप्ता कोई जज नहीं है। सुधीर गुप्ता कैसे बता सकते हैं कि सुशांत सिंह का सुसाइड है, मौत उनका मर्डर नहीं है, सुशांत सिंह की मौत जो एक सुसाइड है, मर्डर नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुधीर गुप्ता के कैरेक्टर पे सवालिया निशान लगाए हैं और सुधीर गुप्ता के कैरेक्टर को सामने लाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि जो कैरेक्टर है ये सुधीर गुप्ता, जो एम्स की फॉरेंसिक टीम के और मेडिकल बोर्ड के जो हेड है, उनके बारे में बताया है कि
शशि थरूर के जो वाइफ है सुनंदा पुष्कर, जिनका दलीला में जिनका मर्डर सुसाइड पता नहीं क्या हो गया था, तो उसमें भी इन्होंने काफी बार झूठ बोला है। सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह ने यह बताया है कि जब मैंने सुशांत सिंह की लाश के फोटोग्राफ्स जो भेजे थे सुधीर गुप्ता को, तो उन्होंने देख के बताया था कि 200% ये जो है होमिसाइड है, मतलब ये मर्डर का मामला है। होमिसाइड मतलब किलिंग ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने बताया था कि ये मर्डर का मामला है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना जो है बयान बदल दिया। 5 डॉक्टर्स जो है कूपर हॉस्पिटल के होने के बावजूद भी सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम जो है आधी रात को किया गया, जबकि कानूनी दांवपेच के हिसाब से अगर आप जाएं तो रात को किसी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, वो इलीगल है। रात को लोगों का पोस्टमार्टम करना इलीगल है जब तक कोई भूकंप ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए, या कोई मैसिव मास कैजुअलिटी नहीं हुई हो, कोई बड़ी मास कैजुअलिटी नहीं हुई हो, तब तक रात में आप किसी का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। कूपर के 5 डॉक्टर अवेलेबल होने के बावजूद भी सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम रात को 10:30 बजे किया गया, जो कि अपने आप में गलत बात है, जो कूपर हॉस्पिटल के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगाता है और ये भी बताता है कि कूपर हॉस्पिटल में संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती को मॉर्चरी में क्यों जाने दिया गया, जो भी फिर से एक नया सवालिया निशान कूपर हॉस्पिटल पे लगाता है। कूपर हॉस्पिटल पे सवालिया निशान ये भी लगता है कि उसके विसरा को ठीक तरीके से, जिसमें इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होता है, हार्ट के लंग्स के कुछ पार्ट होते हैं, 2 किलो का कुछ होता है, एक बॉडी सब्सटेंस निकाल के रख लिया जाता है। कूपर हॉस्पिटल पे ये भी इल्जाम है कि सुशांत के विसरा को ठीक तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया था। और सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी बताया कि एक डॉक्टर का काम सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट देना है, जबकि कूपर हॉस्पिटल और एम्स के डॉक्टर्स जो है पता नहीं किसके प्रेशर में आकर ये बता रहे हैं कि सुशांत का सुसाइड हुआ है, मर्डर नहीं। जबकि मौत वाले दिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया था कि होमिसाइड का मामला है। तो बाद में सुधीर गुप्ता ने, जो एम्स के फॉरेंसिक टीम और एम्स के मेडिकल बोर्ड के हेड है, उन्होंने अपने बयान क्यों बदले? सुधीर गुप्ता को अपने बयान क्यों बदलने पड़े? सुधीर गुप्ता कौन से पॉलिटिकल प्रेशर में है? सुधीर गुप्ता ने कितने पैसे अपनी जेब में डाल लिए कि सुधीर गुप्ता को अपनी बयानबाजी से पीछे हटना पड़ा, अपनी बयानबाजी से दूर हटना पड़ा, अपनी बयानों को चेंज करना पड़ा? सुधीर गुप्ता ने आखिर ऐसा काम क्यों किया कि उन्होंने सीधे एक होमिसाइड को सुसाइड बता दिया? क्या सुधीर गुप्ता कोई वकील है? क्या सुधीर गुप्ता कोई जज है? सुधीर गुप्ता क्या है कि उन्होंने अपने बयानों को बदल दिया? सुधीर गुप्ता कौन है जिन्होंने अपने बयानों को बदल दिया, जिनको पहले दिन फोटोग्राफ देख के सुशांत के ऐसा लग रहा था कि होमिसाइड का मामला है, अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर है, उन्होंने फिर बता दिया कि सुशांत सिंह का सुसाइड है, मौत जो है मर्डर नहीं है, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है। क्या विसरा में जहर ना होना ही ये बता सकता है कि सामने वाले का मर्डर नहीं हुआ है? स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला नहीं दबाया गया है? क्या है पूरा मामला जो है समझने की आवश्यकता है। सुधीर गुप्ता के लिए एक कोर्ट में एक उनके कैरेक्टर को लेकर जांच के आदेश भी जारी करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगा दी गई विकास सिंह द्वारा। और सुधीर गुप्ता के कैरेक्टर पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने अपने अधिकारों के क्षेत्र की लक्ष्मण रेखा को क्यों लांघा है, अपने अपने अधिकारों के क्षेत्र की लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्यों बना के नहीं रखी है। ये भी बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मीटिंग हयात में क्यों हुई थी पिछले हफ्तों में, पिछले महीने क्यों देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग करने के लिए संजय राउत अंधेरी स्थित हयात रीजेंसी में पहुंचे थे। हयात में उनकी मीटिंग का क्या मतलब था? क्या वो लोग आपस में कोई बात छुपा रहे हैं या महाराष्ट्र प्रशासन को छुपा रहा है? कोई बात कवर अप की जा रही है? डॉक्टरों को प्रेशराइज किया जा रहा है, डॉक्टरों को पैसा दिया जा रहा है कि वो अपने बयान बदले? और सुशांत का जो पूरा की पूरा मामला है, सुशांत का जो पूरा की पूरा केस है, वो केस जो है एक अबेटमेंट टू सुसाइड या सुसाइड ना होकर मर्डर का मामला पहले था, फिर अब अबेटमेंट टू सुसाइड या सुसाइड क्यों उसको डिक्लेयर किया जा रहा है, या अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर से हटाकर सुशांत का जो केस है उसको सुसाइड क्यों डॉक्टर सडनली साबित करने में लगे हुए हैं। और एम्स की टीम जो है वो अपनी बोर्ड के सदस्यों को चेंज करने के लिए तैयार क्यों नहीं? एम्स की टीम को
ऐसा क्या प्रेशर है कि उन्होंने रातों रात अपने बयान चेंज कर लिए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बीजेपी सरकार पर है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से संजय राउत मिले थे, जिनकी सरकार, संजय राउत की सरकार, शिवसेना अभी सत्ता में है। और बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का भी सुशांत सिंह के केस से या सुशांत के मित्रों से लेना देना कहीं ना कहीं है, जो उद्धव सरकार या शिवसेना सरकार संजय राउत की सरकार में पर्यावरण मंत्री है। तो कहीं ना कहीं तार आपस में जुड़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि कूपर हॉस्पिटल ने कुछ लीगलिटीज का ध्यान नहीं रखा है, उस पर भी सवालिया निशान है कि लीगलिटीज का ध्यान कूपर हॉस्पिटल में नहीं रखा गया है। मुंबई पुलिस जो है, संदीप सिंह जो फरार है अभी, उसको क्यों नहीं ढूंढती है? और सुशांत का जो अचानक भयानक आ गया दोस्त है, उसको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? वो कहाँ गायब है? दिशा सालियान का केस क्यों रातों रात दबा दिया गया है? इन सब बातों को लेके लोग बहुत नाराज है और हर कोई चाहता है कि सुशांत को न्याय मिले। रिपब्लिक टीवी की चाहे जितनी बुराई कर ले, लेकिन रिपब्लिक टीवी एक तरफा सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लगा हुआ है, जिसके लिए मैं तो कम से कम इस बारे में रिपब्लिक टीवी की तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने और कोई मुद्दा उठाया चाहे नहीं उठाया, लेकिन सुशांत जैसे स्टार या टैलेंटेड लड़का जो अपने बलबूते पर इतना टैलेंट जिसने रिस्टोर किया अपने अंदर, इतना टैलेंट जिसने अपना साबित किया, उसके लिए लड़ रहे हैं और उसके कातिलों को सजा देने के लिए रिपब्लिक भारत लड़ रहा है, जिसके लिए बुरी बुरी प्रशंसा रिपब्लिक भारत की मैं करूंगी। भले ही दूसरे मुद्दे नहीं उठा रहा हो रिपब्लिक भारत, लेकिन यही मुद्दा जो है बड़े जोर शोरों से उठा रहा है, जिसके लिए रिपब्लिक भारत की मैं तारीफ करना चाहूंगी। और भी कई सारी खबरें हैं और मैं आपको बता दूं कि हाथरस मामले की अपडेट मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के देने वाली हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो डले वैसे ही तुरंत आपके पास में वीडियो पहुंच जाए। अभी कुछ नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को आप देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को पहुँचाना या उनके साथ शेयर करना व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कतई ना भूलिए। इन वीडियोस को बनाने में और इन वीडियोस को पोस्ट करने में जितनी मेहनत लगती है, उन मेहनत को आपके समर्थन द्वारा ही सफल किया जा सकता है। हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी पार्टी विशेष या समुदाय विशेष को समर्थन या असमर्थन करना नहीं है।